कि two smooth balls A and B, there are two balls A and B, each of mass m and radius r. दो बॉल इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, एक बॉल है आपका A और एक बॉल है आपका B, और दोनों बॉल का जो रेडियस है, इस बॉल का रेडियस भी r है और इस बॉल का भी जो रेडियस है वो क्या है, तो r ही है. एंड हैव देयर सेंटर एट 0 0 r. ये जो है 0, 0, जो r है, दिस इज द सेंटर कोऑर्डिनेट्स. मतलब ये x, y और z एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स है सेंटर का. मतलब ये जो पॉइंट है इट इज बेसिकली रिफ्लेक्टिंग अबाउट 0 0 r. और जो दूसरा स्फीयर है आपका, दूसरा बॉल है, उसका कोऑर्डिनेट है 5r. मतलब x एक्सिस से 5r डिस्टेंस पे है. ठीक है, दिस इज द 5r डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस. ठीक है, और ये देखिए सेंटर क्या है, तो ये y एक्सिस, ये माइनस ऑफ y एक्सिस है, इसलिए माइनस r कोऑर्डिनेट जो है सो यहाँ यूज किया गया है. तो ये जो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है 5, इसका कोऑर्डिनेट है 5r, माइनस ऑफ r, तो हमारे पास प्रॉब्लम कह रहा है कि हमारे पास दो बॉल है, वो एक्स वाई जेड प्लेन में लाई करते हैं. उनका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है सेंटर का वो है 0 0 r एंड 5r, माइनस ऑफ r. मतलब जो उसका सेंटर है वो निगेटिव y एक्सिस के डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है और z कोऑर्डिनेट है r रिस्पेक्टिवली इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम एज शोन इन द फिगर. ठीक है, द बॉल A मूविंग अलोंग ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ये जो बॉल है, ए बॉल जो है, ये एक्चुअली पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, इधर की ओर ये बॉल मूव कर रहा है और ये कोलाइड करता है विथ ए बॉल बी. ये जो बॉल बी आप देख रहे हैं ऐसा, इस बॉल बी के साथ ये जब बॉल मूव करता है तो कोलाइड करता है. अब सवाल कह रहा है कि जस्ट बिफोर द कॉलिजन द स्पीड ऑफ द बॉल ए इज 4 मीटर पर सेकेंड. मतलब कॉलिजन से जस्ट बिफोर, थोड़ी देर, थोड़ा मूवमेंट पहले जो बॉल ए की वेलोसिटी थी, मतलब जो यूए की जो वैल्यू थी, वो आपको सवाल में 4 मीटर पर सेकेंड मेंशन्ड है. एंड द बॉल बी इज स्टेशनरी. मतलब ये जो बॉल है, ये बॉल कहाँ है, ये बॉल है आपका रेस्ट में है, स्टेशनरी है. अब कह रहा है द कॉलिजन बिटवीन द बॉल इज इलास्टिक. कॉलिजन इलास्टिक है, मतलब जो E की वैल्यू है वो 1 यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि कॉलिजन क्या है, इलास्टिक है. सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है वो कुछ ऐसा है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉल ए जस्ट आफ्टर द कॉलिजन. कॉलिजन के ठीक बाद बॉल ए की क्या वेलोसिटी होगी ये आपको बतानी है. तो देखो ये जो बॉल है, ए बॉल है, ये जब बॉल यहाँ आकर के इसके साथ कोलाइड करेगा तो कुछ मूवमेंट कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है, कुछ ऐसा मूवमेंट आएगा और जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है वो क्या होता है कि इट इज अ लाइन अलोंग विच द इम्पल्सिव फोर्स एक्ट. ठीक है, कुछ ऐसा होगा, मूवमेंट कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा. देखिए ये जो बॉल है ये क्या है, आप इसको देखें तो यही है आपका बॉल ए और ये है आपका बॉल बी. ठीक है, बॉल ए जो है वो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, जस्ट बिफोर द कॉलिजन, यूए की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, जस्ट बिफोर द कॉलिजन. तो जब कॉलिजन जब होता है तो बॉल कुछ ऐसे इम्पैक्ट करेगा. ये रहा आपका बॉल ए, ये रहा आपका बॉल बी. ठीक है, अब देखो तो बॉल ए और बॉल बी पे जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ठीक है, इट या फिर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इम्पल्सिव फोर्सेस, क्योंकि ए जो है, ब्लॉक ए जो है वो ब्लॉक बी पे इस डायरेक्शन में इम्पल्सिव फोर्स लगाएगा. सो फोर्स ऑन ब्लॉक बी बॉल ए ड्यू टू बॉल, फोर्स ऑन बॉल बी ड्यू टू बॉल ए. ठीक है, एंड दिस इज द फोर्स ऑन बॉल ए ड्यू टू बॉल बी. ये जो फोर्सेस हैं वो इम्पल्सिव फोर्सेस हैं जो थोड़ी देर के लिए कोलिजन के मूवमेंट पे एक्ट करेगा. ठीक है, ये उस मूवमेंट का आपका डायग्राम है और ये जो है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इम्पल्स है. क्या है ये, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इम्पल्स है. ठीक है, ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में, ऑब्लिक कॉलिजन के लेक्चर में आपको बताया कि ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इम्पल्स है. ठीक है, और ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इम्पल्स है, इसी के अलॉन्ग इम्पल्सिव फोर्सेस दोनों बॉल एक दूसरे पे अपोजिट डायरेक्शंस में अप्लाई करते हैं. ठीक है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर जो ये लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट लाइन. ठीक है, टेंजेंट लाइन. इस लाइन के अलॉन्ग या इस डायरेक्शन में दोनों में से किसी भी बॉल पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है.
तो आपसे पूछा जा रहा है क्या चीज कि वेलोसिटी ऑफ द बॉल है जस्ट आफ्टर द कोलिजन के ठीक बाद बॉल ए की वेलोसिटी क्या होगी। तो इसको अगर जरा आप समझना चाहें तो मैं आपको बतला दूं कि ये जो बॉल ए है जस्ट बिफोर द कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसकी वेलोसिटी है एंड इसके मैग्नीट्यूड क्या है, तो यू ए इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो तो दोनों बॉल का जो रेडियस है वो आर है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो बॉल है आपका ये इसका भी आर रेडियस है और ये जो बॉल बी है ये भी आर रेडियस है। तो ये लेंथ कहीं ना कहीं क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ आर लेंथ हो गया। ये कितना लेंथ हो गया, ये हो गया आपको ट्वाइस ऑफ आर लेंथ। और ये देखोगे ये जो पॉइंट है से इस एक्स एक्सिस से सेंटर को मिलाने वाला जो ये पॉइंट आप देख रहे हो, इस पॉइंट का कितना हो गया लेंथ, इस पॉइंट का लेंथ हो गया आपको रेडियस आर, क्योंकि ये जो स्फेयर है उसका रेडियस आर है तो ये आर हो गया। तो कहीं ना कहीं आपका क्या बन गया, एक ट्राइंगल की तरह ये जो पोर्शन है इट जस्ट बिकम ए ट्राइंगल नाउ। ये देखो ये एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है, जिसका ये जो हाइपोटेनस है, जो ये जो आपका कर्ण है, ये इसका लेंथ ट्वाइस ऑफ आर है और ये जो है इसका है आर है। तो ये जो एंगल होगा तुम निकालोगे तो क्या लिखोगे कि साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू कितना, आर बाई ट्वाइस ऑफ आर। तो अल्टीमेटली थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब ये जो एंगल बनेगा ये एंगल कुछ ऐसा 30 डिग्री होगा। अब आपको पता है कि जो बॉल ए है उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी वेलोसिटी है यू है, वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, एक कंपोनेंट होगा अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट और एक कंपोनेंट होगा नॉर्मल टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। नॉर्मल टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट मतलब एक कंपोनेंट कुछ ऐसा होगा, दिस इज द नॉर्मल टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो ये जो कंपोनेंट होगा, ठीक है, ये जो कंपोनेंट हुआ इनिशियली इसको क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यू ए और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू यू ए कितना है 4 और कॉस 30 हो गया √3/2, तो इसकी वैल्यू हो गई 2√3। और परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, तो ये हो गया 4, ये जो इनिशियल वेलोसिटी यू है सो, और साइन यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए भी तो जो बॉल ए है, ये जो आपका बॉल ए है इसके पास दो वेलोसिटी है। इसका यदि लाइन ऑफ इम्पैक्ट आप बनाए तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, ये है इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, ये जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है इसके अलोंग जो इसकी वेलोसिटी है ये वेलोसिटी है कितना 2√3, और परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये जो इसकी वेलोसिटी है ये है 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो मूवमेंट है वो क्या है, इट इज बिफोर द कॉलिजन, जस्ट बिफोर कॉलिजन। ये किस तरह का मूवमेंट है, जस्ट बिफोर कॉलिजन। ठीक है, कॉलिजन, और जस्ट बिफोर कॉलिजन ये ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये रेस्ट में है, कह रहा है ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, तो ये ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है। अब आपको पता है कि ये जो इम्पल्सिव फोर्सेस हैं, ये जो इम्पल्सिव फोर्सेस हैं, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये दोनों ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शंस में साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं। तो ये फोर्सेस ऑफ कोर्स इस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शंस में चेंज करेंगे। इस डायरेक्शन में इन दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होगा क्योंकि इन दोनों ऑब्जेक्ट पर इम्पल्सिव फोर्सेस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर दोनों ऑब्जेक्ट को हम सिस्टम ले लेंगे तो हमारा क्या होगा कि जो इम्पल्सिव फोर्सेस हैं वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे हैं एज पर द न्यूटन थर्ड लॉज। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे और नेट फोर्सेस जो होगा, नेट फोर्सेस क्या हो जाएगा, तो नेट फोर्सेस हो जाएंगे जीरो, फोर्सेस हो जाएगा जीरो। और इसीलिए हम लोग लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इन दोनों बॉल को एज अ सिस्टम मान करके हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं।
दूसरी बात ये देखो कि परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये जो आप एक्सिस देख रहे हो ये परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या कर रहा है, नो फोर्सेस आर एक्टिंग, इस डायरेक्शन में कोई फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहे, इसलिए इस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं होगा कोलिजन के बाद भी। इसलिए ये जो आपका ये जो कंपोनेंट है, ये जो परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पल्स का जो कंपोनेंट है इस ऑब्जेक्ट का इनिशियली 2 मीटर पर सेकेंड का, ये आफ्टर द कोलिजन भी यही रहने वाला है, क्योंकि ये बदलेगा नहीं। बदलेगा क्या, तो ये बदलेगा। तो अगर हम मानते हैं कि लेट VA एंड VB be the velocity of ball A and B along line of impact, ठीक है, along line of impact after collision, ठीक है, आफ्टर कॉलिजन के बाद लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है वो VA और VB है दोनों ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो अगर आपने ये VA और VB माना तो अब आप क्या करोगे, अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम along द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, क्योंकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों को अगर हम बॉल A और बॉल B दोनों अगर हमारा सिस्टम है, हमारा सिस्टम क्या है, हमारा सिस्टम अगर A प्लस B दोनों हमारा सिस्टम है तो इस सिस्टम पे क्या लग रहा है, नेट फोर्स जीरो लग रहा है। नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स इस सिस्टम पे हमारा जीरो एक्ट कर रहा है, इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम इस पे अप्लाई करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट हम इस पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो क्या होगा, इनिशियली देखो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 2√3 है। इसका मास आपको मेंशन्ड है कि दोनों ब्लॉक, ये भी m मास का है और ये भी m मास का, ये आपको मेंशन्ड है, ठीक है। तो जब तुम लगाओ इनिशियल मोमेंटम क्या है सिस्टम का अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो मास ऑफ द ब्लॉक A इंटू वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक A अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, 2√3, तो 2√3 प्लस इस ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो इसका मोमेंटम लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग 0 होगा, एंड दिस इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक A इंटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट A अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, VA हो गया, प्लस मास ऑफ द ब्लॉक B इंटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट B अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या इक्वेशन देगा, VA प्लस VB इज इक्वल टू 2√3। तो ये हो गया इक्वेशन 1 हमारा, कहाँ से आ गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने A और B को सिस्टम मान करके अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर दिया। दूसरा हमारे पास रिलेशन कहाँ से आएगा कि हम जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्योंकि ये जो कोलिजन हुआ, आप अगर गौर से देखें कि ये जो कोलिजन है, ये कोलिजन क्या है, ये कोलिजन आपका इलास्टिक कोलिजन है। क्या है, ये इलास्टिक कोलिजन है। और अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो E होता है, जिसको आप लोगों ने पढ़ा है कि वेलोसिटी कहते E इज इक्वल टू क्या चीज, तो वेलोसिटी व्हाट इज E, ओके, व्हाट इज E, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, velocity of approach along the line of impact। क्या होगा, along line of impact होगा। मतलब ये जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, इस लाइन के अलॉन्ग ही हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैलकुलेट करेंगे। तो हमने कहा कि कोलिजन से पहले इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर की ओर थी, कितनी थी, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर की ओर कितनी थी भाई कोलिजन से पहले, तो ये थी 2√3, ठीक है, 2√3 थी। कोलिजन से पहले इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी, तो 2√3 थी इस डायरेक्शन में। और कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, हमने कहा कि कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई, सपोज करो यहाँ पे ये VA हो गई, ये वेलोसिटी हो गया VA। और कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी थी, तो 0 थी। और कोलिजन के बाद हमने कहा कि यहाँ वेलोसिटी हो गई VB। तो अल्टीमेटली जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम लिखेंगे तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वेलोसिटी VB
माइनस वी ए बट्टा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो 2√3 से ये इसको अप्रोच कर रहा था अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये जब ये स्टेशनरी था तो यहाँ हो जाएगा 2√3 एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 2√3। ये हो गया इक्वेशन 2। और इससे पहले हम लोगों ने यहाँ इक्वेशन 1 निकाला था वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू 2√3। ये हमने कैसे निकाला था? जब हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया था ए प्लस बी बॉल दोनों को सिस्टम मान करके किधर अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग। तो हमारे पास इक्वेशन आ गया था क्या चीज़ कि वी ए प्लस वी बी एंड दिस इज इक्वल टू 2√3। तो अल्टीमेटली जब आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या वैल्यू आएगी कि ट्वाइस ऑफ वी बी इज इक्वल टू, वो क्या हो रही है, ट्वाइस ऑफ वी बी इज इक्वल टू 4√3। दैट्स वाई वी बी इज इक्वल टू 2√3। और इसीलिए वी ए की जो वैल्यू होगी आप डालोगे तो ये 0 होगा। मतलब कहीं ना कहीं कोलिजन के बाद ये दो ऑब्जेक्ट जब कोलाइड करेंगे तो कोलिजन के बाद क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा ऑब्जेक्ट ए और ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा ऑब्जेक्ट बी, तो इसकी जो वेलोसिटी थी, देखो इसकी वेलोसिटी थी इनिशियली कितना 4 मीटर पर सेकेंड। अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जो भी इसकी वेलोसिटी थी 2√3, इसकी वेलोसिटी थी कोलिजन से पहले लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग 2√3। ये वेलोसिटी अब इस ऑब्जेक्ट बी को ट्रांसफर हो जाएगी, ये चला जाएगा 2√3 से लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा और ये ऑब्जेक्ट जो है वो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। यहाँ जो वेलोसिटी वी होगा वो 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इस ऑब्जेक्ट का एक ही वेलोसिटी कंपोनेंट कंजर्व रहा और वो था परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये जो परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट इसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, वो आफ्टर द कॉलिजन इसकी बची रह गई 2 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी इसकी बची रह गई, ठीक है। अब ये वेलोसिटी इसकी बची रह गई। अब तुम्हें पता है कि ये जो एंगल है तुमने निकाला यहाँ से कि ये जो एंगल था, ये यहाँ से जो ये एंगल था वो 30 डिग्री था, ये एंगल 30 डिग्री था, ठीक है। तो उस हिसाब से तुम्हारे पास ये पता है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट बचा रह गया, मतलब 2 मीटर पर सेकंड बचा रह गया। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर की ओर होगा, ये 60 डिग्री एंगल होगा और एक इधर की ओर इस कंपोनेंट होगा। तो वेलोसिटी के फॉर्म में लिखोगे कि जो वेलोसिटी ऑफ द बॉल ए, वेलोसिटी ऑफ बॉल ए आफ्टर कोलिजन। तो देखो इसका ये कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, ये कंपोनेंट तो खत्म हो गया था। ऑब्जेक्ट वी ए जो है, इस ऑब्जेक्ट का जो ए ऑब्जेक्ट है इसके अलोंग इसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट था वो तो दूसरे ऑब्जेक्ट वी बी को ट्रांसफर हो गया। तो इसके पास एक ही कंपोनेंट बचा जिसको हमने बोला 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसको अगर एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग तोड़ोगे, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये एंगल हो गया 60 डिग्री का। तो तुम उसको लिख सकते हो क्या चीज़, 2 यहाँ पे कितना, तो cos ऑफ 60 इंटू आई कैप जोड़ साइन ऑफ 60 इंटू जे कैप। तो फाइनली जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 2 ये 1/2 इंटू आई कैप जो √3/2 इंटू यहाँ पे जे कैप, 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस √3 जे कैप। सो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ए आफ्टर कोलिजन। तो कंसेप्ट इसमें कुछ भी नहीं था। आपको कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का पता है कि कैसे निकालना है अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और आपको ये भी पता है कि जो मोमेंटम है अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ बोथ द कोलाइडिंग बॉडी एज ए सिस्टम रिमेन्स कॉन्जर्व्ड। तो इसके कंसेप्ट को लगा करके दो इक्वेशन बन गए, आपने इसको फटाक से निकाल लिया। उसी तरह से दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इम्पल्स ऑफ द फोर्स exerted by A on B। देखो ये है ऑब्जेक्ट ए, ये है ऑब्जेक्ट ए और ये है ऑब्जेक्ट बी। अब ऑब्जेक्ट ए बी पे एक इम्पल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी ड्यू टू ऑब्जेक्ट ए, ठीक है। अब इस फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, मोमेंटम चेंज करेगा। क्या होगा, मोमेंटम चेंज करेगा। तो इस फोर्स की वजह से क्या हुआ, एक इम्पल्स एक्ट किया। तो जो इम्पल्स हुआ मतलब इम्पल्स ऑफ द फोर्स exerted by A on B. This is FBA क्या है? FBA is the force exerted by ball A on ball
बी, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इम्पल्स हुआ वो क्या होगा, तो चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉल बी के मोमेंटम में पी बी, चेंज इन द मोमेंटम ऑफ बॉल बी, ये क्या है, इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल बी, यही होगा। दिस विल बी द, इसके मोमेंटम में क्या चेंज हुआ, तो मतलब क्या चीज, इसके पी फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल बी माइनस इनिशियल मोमेंटम पी इनिशियल ऑफ बॉल बी। और चूंकि इनिशियली ये क्या है, इनिशियली ये स्टेशनरी है, ठीक है, स्टेशनरी मतलब ये रेस्ट में है, इसलिए इनिशियल मोमेंटम तो इसका जीरो हो गया। मतलब पी फाइनल जो मोमेंटम है ऑब्जेक्ट बी का आफ्टर कोलिजन, फाइनल जो मोमेंटम बी, बॉल बी का जो फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो आपने देखा पिछले सवाल में कि जब ये बॉल इसको स्ट्राइक किया तो कहीं ना कहीं इस बॉल का जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग था, जैसे ये बॉल था, ये इसको स्ट्राइक किया, ये बॉल ए है, ये बॉल बी है, तो इसका क्या था कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग जो बॉल ए की वेलोसिटी थी, ये कितनी थी, 2√3। अब कोलिजन के बाद ये जो वेलोसिटी थी वो इस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर हो गई, आपने सॉल्व किया और आपने निकाला कि इसकी वेलोसिटी 2√3 हो गई। तो अल्टीमेटली देखो तो 2√3 हो गई, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, दो एक्सिस लोगे, एक एक्सिस होगा इधर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस, तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल बी अगर तुम लिखोगे तो क्या होगा 2√3। और देखो ये जो है ये एंगल कितना है, 30 डिग्री का है, ठीक है, तो इसलिए ये एंगल कितना होगा, यहाँ पे 30 डिग्री होगा, तो 2√3 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 30 डिग्री इंटू आई कैप माइनस, क्योंकि ये माइनस वाई एक्सिस है, ऊपर एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस ये है, और ये क्या है माइनस ऑफ वाई एक्सिस, इसलिए माइनस यहाँ पे जे कैप लेते हैं, तो माइनस साइन 30 इंटू यहाँ पे जे कैप लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2√3 और cos 30 मतलब √3/2 इंटू आई कैप माइनस 1/2 इंटू यहाँ पे जे कैप। तो अल्टीमेटली ये कितना आ गया, अल्टीमेटली ये आपको आ गया कि √3 और √3, ठीक है, तो √3 और इंटू √3 आई कैप माइनस यहाँ से जे कैप। तो फाइनली तुम इसको ये भी लिख सकते हो कि 3 आई कैप माइनस √3 जे कैप। अब देखो फाइनल पी एफ फाइनल क्या हो गया, तो मास इंटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी आफ्टर कोलिजन फाइनल, तो ये वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी आफ्टर कोलिजन फाइनल कितना हो गया, तो m और इंटू यहाँ पे 3 आई कैप माइनस √3 यहाँ से जे कैप। तो फाइनली क्या सॉल्यूशन हुआ 3m माइनस √3, तो ये जो है आपका सॉल्यूशन इसका ये निकला। तो इम्पल्स अगर निकालना हो तो इस इम्पल्स की वजह से ही तो इसका मोमेंटम चेंज हुआ, तो इम्पल्स में नहीं फंसेंगे। इम्पल्स जो हम इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी करेंगे, जहाँ ना हमको फोर्स का पता है ना टाइम का पता है, लेकिन हमको ये पता है कि इन दोनों के लगने की वजह से इसका मोमेंटम एक पर्टिकुलर अमाउंट में चेंज हुआ, तो हम क्यों नहीं इम्पल्स को उस चीज़ से कैलकुलेट करें, चेंज इन मोमेंटम से कैलकुलेट करें। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम क्यों ना इम्पल्स का अगर वैल्यू कैलकुलेट करना है कि ऑब्जेक्ट बी पे क्या इम्पल्स लगा, तो क्यों नहीं उस इम्पल्स के इफेक्ट को हम कैलकुलेट करें। तो इम्पल्स का क्या इफेक्ट होता है कि वो चेंज इन मोमेंटम को क्रिएट करता है, ठीक है। तो बस हमने क्या किया कि उसको फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट बी हमने कैलकुलेट किया, तो अब वो वैल्यू निकल के हमारे पास सामने आ गई। अब दूसरा हमारे पास एक सवाल कह रहा है क्या चीज कि यदि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस ड्यूरिंग द कोलिजन इज चेंज्ड टू 1/2, मतलब इससे पहले जब हम लोग सवाल को सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे इस क्वेश्चंस को जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हमने माना इसको, और ई की वैल्यू हम लोगों ने क्या माना 1 माना। लेकिन अगर ये कोलिजन इलास्टिक नहीं है, अगर आपका जो ये कोलिजन है, ये कोलिजन अगर आपका इलास्टिक कोलिजन नहीं है, ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू अगर 1/2 है, तो मैंने आपको कहा है कि आपने मतलब इस प्रॉब्लम में एज्यूम किया था कि सपोज करिए कि जो आफ्टर कोलिजन है वो ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी जो है अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी क्या चीज़ वी है, और ये क्या है, तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये हमने कितना माना था, हमने वी ए माना था, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी थी, और ये कितना था अलोंग
along लाइन ऑफ इम्पैक्ट हमने वी बी माना। ये कब था? ये था आफ्टर कोलिजन की बात मैं कर रहा हूँ, आफ्टर कोलिजन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए E इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वी बी, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट बी है, ये ऑब्जेक्ट बी इधर की ओर जाएगी, तो ये वेलोसिटी अलॉन्ग लाइन ऑफ ये हो गया, और इसकी वेलोसिटी अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये हो गया, वी ए हो गया। तो वी बी माइनस वी ए, और इनिशियली इस ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी क्या थी अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट? तो 2√3 था, 2√3 था, जैसा पहले सॉल्व किया था। तो इससे जब निकालेंगे तो हमारे पास इक्वेशन होगा वी बी माइनस वी ए, एंड दिस इज इक्वल टू कितना? वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा, इज इक्वल टू √3। और दूसरा इक्वेशन था हमारे पास क्या चीज़, जो हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम लोगों ने जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया था सिस्टम ए प्लस बी पे, ठीक है, और उससे जो हमें इक्वेशन निकला था वो क्या था? तो वी ए प्लस वी बी एंड दिस इज इक्वल टू 2√3, ये निकला था। तो इन दोनों इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से अगर हम चलें तो हमारे पास क्या आएगी? हमारे पास जो वी वी की वैल्यू आएगी, वी वी की वैल्यू आएगी वो कितना आएगा? तो यहाँ से देखो वी ए कट जाएगा, ट्वाइस ऑफ वी वी इज इक्वल टू 3√3, तो 3√3 बाई ये 2, ये हो जाएगी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी। तो हमें क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल बी आफ्टर कोलिजन? तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल बी आफ्टर कोलिजन हो गया 3√3/2, लेकिन ये इस डायरेक्शन में होगा। तो इसको जब वेक्टर फॉर्म में आई और जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो 2 एक्सिस तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे, एक एक्सिस इधर लोगे, एक एक्सिस इधर लोगे। तो उस हिसाब से देखो ये एंगल कितना बन रहा है? ये एंगल 30 का बन रहा है, तुमने निकाला है। तो जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3√3/2, और ये हो जाएगा cos ऑफ 30 इंटू आई कैप, जो साइन ऑफ 30 इंटू यहाँ पे जे कैप। तो ये हो गया 3√3/2 cos 30 हो गया √3/2 इंटू आई कैप, और ये प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा, क्योंकि ये क्या है? माइनस ऑफ वाई एक्सिस है, तो ये माइनस होगा, और ये माइनस ऑफ 1/2 यहाँ पे जे कैप। तो देखो यहाँ से ये हो जाएगा तुमको, ये 1/4 बाहर ले लो, 1/4 बाहर ले लिया, और 3√3 है, तो ये बेसिकली 9 आई कैप हो गया, 9 आई कैप हो गया, और माइनस ऑफ देखो तो ये हो गया 3√3 जे कैप आ गया। तो अल्टीमेटली देखो तो ये हमारे पास इसका सही जवाब हुआ। तो